प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आज हम सीखेंगे वाक्य निर्माण और उनकी संरचना की अगली कड़ी। इससे पहले वाली कड़ी में हमारा बिंदु यही था और उसमें हमने देखा था वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और किस किस आधार पर वाक्य का वर्गीकरण किया गया है। मैं दोबारा से पुनः बता दूं, वाक्य के वर्गीकरण को दो आधार माना गया है। एक अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण जो 8 हैं, एक संरचना या रचना के आधार पर जो 3 प्रकार हैं। कल हमने इतनी ही बात की थी और उन्हीं के संदर्भ में उनकी परिभाषा और उनका नामोल्लेख देखा था। इसलिए आज हम उसी प्रकरण को दोबारा से पुनः लेकर आए हैं और उससे आगे की कड़ी जोड़ रहे हैं। हम आज हम देखेंगे कि वो सभी प्रकार की परिभाषा क्या है और उनके उदाहरण क्या है। सामान्य से परीक्षा के अंदर उदाहरण ही पूछे जाएंगे और आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि यह उदाहरण कौन से वाक्य का है, यह वाक्य का प्रकार आपसे पूछा जाएगा। तो ऐसे ही अनेक उदाहरण लेकर के आज इस प्रकरण को हम पूरा करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, वाक्य निर्माण और संरचना। जी हां, वाक्य, सेंटेंस, और उसी वाक्य की हम बात कर रहे हैं। इतना आप जान ही चुके हैं कि वाक्य के 2 वर्गीकरण हैं, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। सबसे पहले हम रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार देखते हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं और कौन कौन से उनके उदाहरण होते हैं। परीक्षा में निश्चित रूप से इससे टॉपिक से संबंधित सवाल आपसे पूछा ही जाएगा, अक्सर आते रहते हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में व्याकरण का ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। और देखिए, सरल वाक्य, जैसा कि हमने कल देखा था, वाक्य का वर्गीकरण और वाक्य रचना के आधार पर, वाक्य रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल, ये आप याद रखेंगे, वाक्य रचना के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, और उनके नाम हैं। नंबर 1 है सरल वाक्य, या इसको कहेंगे साधारण वाक्य, दोनों एक ही बात है। नंबर 2 पर है मिश्र वाक्य, या इसको कहेंगे मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। और नंबर 3 हमने देखा था संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। वाक्य के 3 प्रकार हैं। रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य और नंबर 3 संयुक्त वाक्य। इनकी चर्चा पिछली कक्षा में हो चुकी है। आज इन्हीं का विस्तार हम देखेंगे। सरल और साधारण वाक्य कौन से होते हैं और उनके किस प्रकार के उदाहरण होते हैं, और हम कैसे पहचान करें कि यह वाक्य सरल है या मिश्र है या संयुक्त है। ऐसा ही कुछ आज हम देखेंगे। और देखिए आगे, सबसे पहले परिभाषा। ऐसे वाक्य जिनमें केवल एक क्रिया, महत्वपूर्ण बात है, होती है, केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। इसकी परिभाषा भी इतनी सरल है, एक उद्देश्य और एक विधेय। हमने देखे थे कल, वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक अंग उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। किसी वाक्य में जहां एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो और एक क्रिया हो, तो आप समझ जाएं यह सरल वाक्य है। यह वाक्य की सरल वाक्य की परिभाषा है। परिभाषा तैयार हो गई है। आपसे पूछा नहीं जाएगा कि इसकी परिभाषा क्या है, लेकिन यह याद इसलिए रखना है ताकि आप अनेक वाक्यों में से यह पहचान कर सकें कि यह सरल वाक्य है या नहीं है। इसकी पहचान के लिए परिभाषा को हम इसलिए याद करते हैं ताकि आप उदाहरणों को सही चुन सकें। और इसकी परिभाषा के संदर्भ में आपको गिनी चुनी 2-3 बातें याद रखनी है। एक क्रिया होगी, एक उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। अब अगर उद्देश्य एक कहा जा रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि कर्ता भी एक होगा। कर्ता 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक होगा, अर्थात दोनों एक ही इकाई होंगे। तो इस आधार पर देखिए, उदाहरणों से हम इस बात को और भी अच्छी तरह समझते हैं। और पहला उदाहरण है, वह घर जाता है। क्या इस परिभाषा के अनुसार यह उदाहरण सही बैठ रहा है तो हम कहेंगे यह एक सरल वाक्य है, और यदि नहीं
तो दूसरे वाक्य के प्रकार पर हम विचार करेंगे और देखते हैं क्या यह सरल वाक्य है। वह घर जाता है, वह क्या है? उद्देश्य। घर जाता है क्या है? विधेय। विधेय। और इसी विधेय में बात करें जाता तो है क्रिया। और हमने परिभाषा में यही जाना था, एक क्रिया होगी, एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा। तो बिल्कुल इस वाक्य में कुछ ऐसा ही है, इसलिए हम इस वाक्य को यदि सरल वाक्य कह दें तो हमारा जवाब बिल्कुल सही होगा। यह है सरल वाक्य। पहचानना भी बहुत सरल है, जैसा कि आपने इसे पढ़ा, पढ़ते ही जान गए किसी एक के बारे में बताया जा रहा है, किसी एक के द्वारा एक ही क्रिया संपन्न हो रही है और किसी एक ही उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, तो हम कहेंगे इसे सरल वाक्य। तो इस प्रकार से यहां वह की जगह और कुछ भी आ सकता है, यहां जाता की जगह आना भी हो सकता है, ये कुछ भी बदल सकते हैं, घर की जगह विद्यालय भी हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि इसका अर्थ और इसकी जो संरचना है वो इसके अनुसार ही है, तो यह सरल वाक्य है। बहुत आसान और बहुत सरल है। दूसरा देखिए, मैं खाना नहीं खाता हूं, यहां नहीं का प्रयोग भी हुआ है निषेधात्मक के। तो आप ये नहीं सोचें कि ये और किसी प्रकार में चला जाएगा, क्योंकि रचना के आधार पर वाक्य के 3 ही प्रकार हैं, अर्थ के आधार पर जरूर ये अलग प्रकार में चला जाएगा। इसलिए ये आपको इस प्रकार से भी उदाहरण दे सकता है, मैं खाना नहीं खाता हूं, तो यहां मैं उद्देश्य है और खाना नहीं खाना विधेयक है और क्रिया है खाना, खाता। तो इस प्रकार एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही क्रिया के द्वारा इस वाक्य की संरचना बनी है, तो हम इसे कहेंगे सरल वाक्य। और उदाहरण देखिए, तीसरा उदाहरण है, तुम बाजार कब जाओगे? प्रश्नवाचक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाक्य नकारात्मक है कि प्रश्नवाचक है, विस्मय बोधक है। अलग अलग उदाहरण देख करके आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ पहचान किससे करनी है? क्रिया से करनी है, उद्देश्य से करनी है और विधेय से करनी है। बाकी कुछ भी विस्तार हो सकता है, उद्देश्य का विस्तार भी हो सकता है, विधेय का विस्तार भी हो सकता है। आप इतना समझ लें कि तुम, उद्देश्य तो एक ही है और एक है, इसलिए वाक्य भी एक है और इसलिए सरल वाक्य है। बाजार कब जाओगे? कोई भी घटना, कोई भी बात आपको दी जा सकती है, वाक्य को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं और बड़ा करने पर यह न समझें कि यह मिश्र हो सकता है या अब यह संयुक्त हो सकता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। बड़ा आकार देख करके आप वाक्य का निर्धारण नहीं करेंगे, आप इसे समझ करके सही करेंगे। और आगे देखिए, बड़ा उदाहरण फिर आ जाता है, वाक्य पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। वाक्य तो बड़ा है लेकिन बात तो एक ही है, उद्देश्य तो एक ही है, विधेय भी एक ही है और क्रिया भी एक ही आ रही है, इसलिए यह साधारण वाक्य है। कौन सा वाक्य है? साधारण सरल वाक्य है। पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा, बिल्कुल एक ही बात कही गई है, एक ही उद्देश्य है, इसलिए यह भी साधारण वाक्य का ही, सरल वाक्य का ही उदाहरण है। दूसरा देखिए, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। यह अर्थ के आधार पर अलग अलग उदाहरण है, लेकिन हम यहां रचना के आधार पर देख रहे हैं और रचना के आधार पर वाक्य को 3 ही भागों में बांटेंगे। इसलिए हम देखेंगे कि इसमें मिश्र जैसी कोई बात नहीं है, संयुक्त जैसी कोई बात नहीं है और यह साधारण ही बात निकल रही है, इसलिए सरल वाक्य है। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं, ये लीजिए, ये उद्देश्य है और ये विधेयक है और ये उसका विस्तार है, और खेलना यहां क्रिया है जो एक ही आई है और किसी एक ही कथन या एक ही बात को कहा गया है, इसलिए सरल वाक्य है। ऐसे भी उदाहरण आ सकते हैं। और एक और देखिए, राम और श्याम साथ ही रहते हैं। ये थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए आपको दे दिए 2, राम श्याम, लेकिन आपसे पूछें कि उद्देश्य कौन सा है, तो क्या आप कहेंगे राम? गलत है। आप कहेंगे श्याम, तो गलत है। राम और श्याम दोनों मिलकर के उद्देश्य है, तो एक ही हुआ ना। यहां कर्ता की बात मैंने कहीं नहीं लिखी है, संज्ञा की कोई बात नहीं लिखी है। आपसे सीधा सवाल है कि उद्देश्य एक है,
एक ही उद्देश्य है, राम और श्याम संयुक्त है। साथ खेल साथ ही रहते हैं, अब रहते हैं ये क्रिया है और ये विधेयक का विस्तार है। तो इस प्रकार से यह भी सरल वाक्य है। मैं समझता हूं कि सरल वाक्य के संदर्भ में हमारी जितनी भी भ्रांतियां, भय आदि था और अज्ञानता थी वो शायद दूर हो गई होगी। पुनः एक बार दोबारा से इसे समझ लीजिए, तब हम दूसरे वाक्य के प्रकार पर जाएंगे। और देखिए आप, ऐसे वाक्य जिनमें केवल एक क्रिया कितनी? एक। उद्देश्य कितने? एक। विधेय कितना? एक। तो वह सरल वाक्य है। और उदाहरण देख लीजिए, इन्हीं उदाहरणों को रटने की आवश्यकता नहीं है, इन उदाहरणों से समझना है कि कैसा वाक्य होगा जिसे हम सरल वाक्य कहेंगे। वह घर जाता है, मैं खाना नहीं खाता हूं, तुम बाजार कब जाओगे, पानी ने बरसने पर सूखा पड़ जाएगा, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं, राम और श्याम साथ ही रहते हैं। सभी उदाहरण सरल वाक्य के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, दूसरे प्रकार का वाक्य देखते हैं। ये लीजिए, जैसा कि हमारा दूसरा था मिश्र और मिश्रित वाक्य, उसी को देखते हैं। दूसरा प्रकार है मिश्र या मिश्रित वाक्य। जैसा इसका नाम है वैसी विशेषता है, वैसी इसकी परिभाषा है। ऐसे वाक्य जिनमें एक मुख्य उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। एक तो क्या होगा? मुख्य उपवाक्य, मुख्य कह दो या प्रधान कह दो, एक ही बात है। प्रधान वाक्य होगा, अपने आप में पूर्ण होगा, लेकिन आगे कह रहा है एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य भी होंगे। आश्रित और आश्रित से ही मिश्र बना है। उस पहले वाले प्रधान या मुख्य वाक्य पर दूसरा आपका उपवाक्य आश्रित होगा, अपने आप में स्वतंत्र नहीं रहेगा। उसे पूरा जानने के लिए मुख्य वाक्य में या प्रधान वाक्य में हमें जाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इसीलिए इसका नाम है मिश्र वाक्य। और जैसा कि मैंने कहा था, इसे नंबर 2 पर रखें। नंबर 1 पर सरल वाक्य को रखें, नंबर 2 पर मिश्र वाक्य को रखें। इसी क्रम में आप याद रखेंगे तो सरल हो जाएगा पढ़ना और याद रखना। अब देखिए, सरल परिभाषा है। इस परिभाषा से हम पहचान कर लेंगे कि कौन सा उदाहरण मिश्र वाक्य का है या नहीं है। पहला उदाहरण देखिए, उसने कहा कि तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। ये लीजिए, उसने कहा तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। यह है मुख्य वाक्य। जरूरी नहीं है पहले ही आए, मुख्य वाक्य है। मुख्य उपवाक्य कहेंगे क्योंकि पूरा वाक्य तो एक होता है। मुख्य उपवाक्य, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, पूरा है, अपने आप में पूर्ण वाक्य है, इसलिए इसको प्रधान या मुख्य वाक्य उपवाक्य कहते हैं। अब देखिए, की से जोड़ करके और इसको विस्तार किया गया है। उसने कहा, उसने कहा आश्रित हो गया, आश्रित उपवाक्य हो गया। कैसे कहा और किसने कहा, यह जानने के लिए हमें इसमें आना पड़ेगा। यह हमारे पास नहीं हो तो यह अपने आप में पूर्ण नहीं है, अपना अर्थ, अपनी सार्थकता प्रकट नहीं करता है। इसलिए एक पूर्ण वाक्य या एक पूर्ण उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य का निर्माण करके जिस वाक्य का निर्माण होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। शायद समझ गए होंगे, और उदाहरणों से हम इसे और अधिक जानते हैं, पहचानते हैं। अशुद्ध है, थोड़ा शुद्ध लिख लेना। दूसरा उदाहरण, यदि तुम घर जाओगे तो मैं बाजार से मिठाई लाऊंगा। यदि तुम घर जाओगे तो मैं बाजार से मिठाई लाऊंगा। बहुत अच्छा, तो से जोड़ा है, इसको की से जोड़ा है और इसको तो से जोड़ा है। ये इसके जोड़ने के वाक्य को एक दूसरे आश्रित वाक्य को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, आपकी पहचान इनसे भी हो सकती है, इनसे भी आप पहचान सकते हैं कि ये मिश्र वाक्य है, या फिर पूरा पढ़ करके समझ करके भी आप इसका निर्णय कर सकते हैं। देखो, मैं बाजार से मिठाई लाऊंगा, मैं बाजार से मिठाई लाऊंगा, ठीक है, पूरा है। यदि तुम घर आओगे, कब लाएगा? जब तुम घर आओगे।
यदि तुम घर आओगे तो मैं बाजार से मिठाई लाऊंगा। लग रहा है कि एक वाक्य दूसरे के बिना अधूरा सा है, या एक वाक्य अपने आप में पूरा है लेकिन दूसरा आश्रित है। कब मिठाई आएगी? यदि तुम घर आओगे, तुम घर आओगे तो मैं बाजार से मिठाई लाऊंगा। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य में मिश्रित है, मिला हुआ है। यह अर्थ के आधार पर देखना है, शब्दों पर नहीं जाना है। अर्थ और भाव देखें क्या कह रहा है। तो देखो ऐसा कह रहा है कि मैं बाजार से मिठाई लाऊंगा। अब देखो कब लाएगा? यदि तुम घर आओगे। और यदि वह घर नहीं आएगा तो क्या वो बाजार से मिठाई लाएगा? नहीं लाएगा। और तो इसकी दूसरी पहचान है, इससे भी आप पहचान करके ये कह सकते हैं ये मिश्र वाक्य है। आगे देखिए, काव्या छाया की बहन है। बिल्कुल ठीक बात है। जो, इसको जो से जोड़ा है, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती है। बहुत अच्छा उदाहरण है। नाम कुछ भी हो सकते हैं, अलग नाम देख करके, अलग कोई अलग उद्देश्य दे करके, अलग विधेयक देकर भी आपसे पूछा जा सकता है। आप इसके भाव को समझें और पहचान करना सीखें। कैसे आप मिश्र वाक्य की पहचान करेंगे। काव्या छाया की बहन है, बिल्कुल उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, मुख्य उपवाक्य है। छाया कौन है? काव्या की बहन है। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ती है। अब सवाल है प्राथमिक विद्यालय में कौन पढ़ती है? कौन पढ़ती है? तो आप कहेंगे काव्या पढ़ती है। अब काव्या कौन है? छाया की बहन है। आपको इसका जवाब जानने के लिए इसमें जाना पड़ा। यानी ये कहें ये वाक्य, ये उपवाक्य आश्रित है किस पर? इस प्रधान या मुख्य उपवाक्य पर। यह आश्रित उपवाक्य है और यह मुख्य उपवाक्य है, इसलिए इसे हम मिश्र वाक्य कहेंगे। समझ गए? आगे देखिए, काम समाप्त हो जाए तो, वही बात आ गई है, तो जा सकते हो। काम समाप्त हो जाए, ये लो मुख्य उपवाक्य। तो जा सकते हो, कब जा सकते हैं? जब काम समाप्त हो जाए। यह आश्रित है उस उपवाक्य पर, मुख्य उपवाक्य पर। आगे देखिए, मैंने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि वह मरणासन था। ये लीजिए मुख्य वाक्य, मैंने उसे क्षमा कर दिया। बिल्कुल क्षमा कर दिया। क्योंकि से जोड़ा है, वह मरणासन था। क्यों किया? क्योंकि वह मरणासन था, मरने की अवस्था में था और मरने ही वाला था। यह जान करके उसकी गलती को मैंने क्षमा कर दिया है। ठीक, तो ये इस प्रकार से एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। आगे देखिए, अंतिम उदाहरण है, जहां राम रहता है वहीं श्याम भी रहता है। वहीं इसे जोड़ा गया है। जहां राम रहता है, कहां रहता है? श्याम भी रहता है। श्याम कहां रहता है? जहां राम रहता है। एक वाक्य दूसरे प्रधान वाक्य के बिना अधूरा है, पूर्ण अर्थ पूर्ण भाव नहीं देता है। और यही तो परिभाषा में है। परिभाषा भी यही है। इस परिभाषा में भी यही बताने का प्रयास किया है। एक तो प्रधान या मुख्य उपवाक्य होगा और दूसरा उसी पर आश्रित उपवाक्य होगा। तो आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। मैंने नंबर 2 पर रखने के लिए इसको इसलिए कहा था कि सरल वाक्य में एक क्रिया, एक उद्देश्य, एक विधेयक होता है। ठीक है, अलग पहचान है। नंबर 2 पर आते हैं तो एक सही 1/2 हो गया। एक तो पूरा और एक आधा, उसी पर आश्रित। और नंबर 3 पर आते हैं, क्या होता है? पहला नंबर था एक की चल रहा था सब कुछ। दूसरे नंबर पर एक सही 1/2 आ गया है। अब क्या 2 आने वाला है, और क्या इसीलिए मैंने कहा था कि इनको इसी क्रम में रखें। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, और सरल हो जाएंगे। कभी भूलोगे नहीं, परीक्षा के डर और घबराहट से भी नहीं। आगे देखिए, ये लीजिए संयुक्त वाक्य, तीसरा प्रकार है ये। पहले परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें एक से अधिक मुख्य उपवाक्य का प्रयोग होता हो। एक से अधिक, एक नहीं, एक से अधिक, 2, 3 अधिक हो सकते हैं।
तथा और बात बताई गई है, वे आपस में समाधिकरण समुच्चय बोधकों के माध्यम से जुड़े होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। किस किस से? समाधिकरण से या फिर समुच्चय बोधक से, और या अथवा आदि से, इनसे जोड़ करके दूसरा वाक्य भी कहा जा। कहीं नहीं कहा गया कि एक दूसरे पर आश्रित है, नहीं। एक से अधिक यानी दो होंगे, दो से अधिक होंगे, स्वतंत्र होंगे, मुख्य वाक्य होंगे, मुख्य उपवाक्य साफ लिखा है। कहीं पर भी आश्रित का प्रयोग नहीं हुआ है और कहीं पर भी एक का प्रयोग नहीं हुआ है। एक से अधिक, एक से अधिक का मतलब दो या दो से अधिक। तो वही बात आ गई है। हमारा वर्गीकरण सही था, एक सही, 1/2 और 2। ये लीजिए, सरल, मिश्र, संयुक्त, इसी क्रम में, इसलिए कहा इनको इसी क्रम में याद रखें। ये परिभाषा क्लियर हो गई हमारी, कुछ अशुद्ध हो गया है इससे, आप देख लेना। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण, और अधिक इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैं घर जाऊंगा और तुम बाजार जाओगे। बिल्कुल स्वतंत्र उपवाक्य हैं, दो अलग अलग। और जैसा कि समाधिकरण आदि से जोड़ा गया, समुच्चय बोधक से और का प्रयोग करके दोनों को जोड़ा गया है। अलग से पहचान है, आप पहचान लेंगे। दूसरा तरीका एक और है, सरल वाक्य की पहचान में बैठाओ, नहीं बैठ रहा। मिश्र में बैठाओ, क्या मिश्र की विशेषताओं से मेल खा रहा है? नहीं हो रहा। तीसरे में तो होगा ही होगा, प्रकार ही 3 है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार, तीसरा होगा, लेकिन होगा ही नहीं। एक बार जांच भी कर लें, क्या सही है क्या परिभाषा के अनुसार। यदि आप परिभाषा और विशेषता जानते हैं, कभी गलत नहीं करने वाले। और देखिए, मैं घर जाऊंगा पूरा वाक्य है, एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया है, इसलिए एक वाक्य है, पूरा है। लेकिन पूरा वाक्य ही नहीं हुआ है, उपवाक्य है ये। पूरा वाक्य तो ये पूरा है। और तुम बाजार जाओगे, ये भी पूरा है, तुम बाजार जाओगे, लेकिन दोनों को जोड़ा गया है और एक ही वाक्य कहा गया है। अब इसको हम न तो सरल कहेंगे ना मिश्र कहेंगे, अब इसको हम कहेंगे संयुक्त। संयुक्त का मतलब ही होता है दो इकाई एक साथ जुड़ना, और यहां यही हुआ है। मैं घर जाऊंगा और तुम बाजार जाओगे, निश्चित रूप से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए, आज बारिश होगी या ओले पड़ेंगे। बहुत छोटा सा वाक्य ही है, आप ये ना सोचें कि बहुत छोटा है और इससे जुड़ रहा है, इस पर आश्रित है, नहीं। भाव देखिए, अर्थ देखिए, आज बारिश होगी, पूरा अपने आप में, निश्चित रूप से एक वाक्य पूरा हो गया है। आगे देखिए, ओले पड़ेंगे, इससे इसका संबंध है? संबंध का मतलब आश्रित है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज ओले पड़ेंगे, यह अलग कथन और अलग बात है, और यह भी एक पूर्ण प्रधान या मुख्य उपवाक्य है, और यह भी एक उपवाक्य है। एक उपवाक्य और एक उपवाक्य मिलकर दो उपवाक्य हो रहे हैं, इसलिए इसको हमने कह दिया वाक्य। और इस वाक्य का नाम पूछा तो आपने नाम दे दिया संयुक्त। संयुक्त क्योंकि दो थे, इसलिए संयुक्त। और यह भी इस संयुक्त वाक्य का ही उदाहरण आ गया है। नंबर 3 पर देखिए, उसमें गुण थे इसलिए उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। ये लीजिए, एक वाक्य तो यहीं समाप्त हो गया, उसमें गुण थे। दूसरा यहां से शुरू हो रहा है, उसका सब जगह आदर सत्कार होता था। एक वाक्य पूर्ण यह है, जोड़ा किससे गया है? इसलिए यही बात समाधिकरण समुच्चय बोधक से जोड़ा गया है। तो एक और एक बराबर 2 संयुक्त, इसलिए एक प्रधान उपवाक्य दूसरा प्रधान उपवाक्य आपस में समाधिकरण या समुच्चय बोधक से जोड़ दिए गए, इसलिए इनको नाम दिया गया संयुक्त वाक्य। ऐसा ही इसमें है, बिल्कुल अर्थ के आधार पर इनकी पहचान से 3 पहचान मैंने बता दी, आपको लगे ये पूर्ण है और दूसरा भी पूर्ण है, पहली पहचान। तीसरी पहचान समुच्चय बोधक समाधिकरण से जोड़ा गया, बिल्कुल। तीसरी बात अलग अलग स्वतंत्र हैं, इसलिए यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आगे देखिए, वह पुस्तक खो गई थी परंतु मुझे मिल गई। यहां एक वाक्य पूर्ण हो जाता है, किसी पर आश्रित नहीं है, और क्योंकि एक से अधिक भी चल रहा है आगे, मुझे मिल गई थी, मुझे मिल गई थी। वह पुस्तक नहीं लिखा, मुझे मिल गई थी, यह अपने आप में पूर्ण वाक्य है और परंतु से जोड़ दिया गया है, इसलिए संयुक्त वाक्य है। अंतिम उदाहरण देखिए, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा।
जो जैसा बोएगा एक वाक्य, वैसा ही काटेगा दूसरा वाक्य, यहां किसी से भी नहीं जोड़ा गया है, तो भी आप भ्रमित नहीं हो। आप देखेंगे कि दो अलग अलग बातें हैं, एक दूसरे पर आश्रित भी नहीं है। पहली बात, सरल वाक्य नहीं हो सकता, दो बातें हैं, ठीक है। मिश्र वाक्य हो सकता है, एक दूसरे से कहीं भी संबंधित नहीं है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं, अर्थ देने में आश्रित नहीं है, तो आप कहेंगे मिश्र नहीं है। अब तो यह संयुक्त है, जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, इसलिए यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। कुछ उदाहरण नीचे रह गए हैं और देखते हैं, एक उदाहरण और है, ये लीजिए, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। ये लीजिए, काम पूरा कर डालो, एक वाक्य हो गया, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा। आगे देखिए, जुर्माना होगा पूर्ण वाक्य है, उपवाक्य है, पूरा प्रधान है, मुख्य है, और नहीं तो से जोड़ा गया है। इसलिए आप ये न सोचें ये मिश्र है, ये भी नहीं सोचें ये सरल है। ये किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। थोड़ा सा जटिल हो जाता है उस वाक्य से, लेकिन ये पहचान है। जहां सरल है और नहीं है तो फिर मिश्र है, मिश्र भी नहीं है, सरल भी नहीं है, संयुक्त वाक्य है। एक अलग तरीका ये भी है। और इसको देख लीजिए, काम पूरा कर डालो, जुर्माना होगा, जुर्माना होगा, जुर्माना अपने आप में, जुर्माना किसी का भी हो सकता है, जुर्माना होगा। काम पूरा कर डालो अपने आप में पूर्ण है, इस पर आश्रित नहीं है अर्थ देने में, इसलिए इनको जोड़ करके दो प्रधान उपवाक्य मिला करके इसका नाम दिया गया संयुक्त वाक्य। क्लियर? आगे देखिए, अब हमें देखना है अर्थ के आधार पर। अब देख रहे थे इससे पहले रचना के आधार पर, अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। और जैसा कि आपको पता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 8। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, अलग अलग याद रखना, बार बार कह रहा हूं ये बात। रचना के आधार पर 3 जो अभी देखा है, अर्थ के आधार पर अब देखने वाले हैं। नाम हम पहले जान चुके थे, संख्या हम पहले जान चुके थे, अब थोड़ी सी उसकी विशेषता, परिभाषा और उसके उदाहरण भी अलग से जान लेते हैं। कई बार परीक्षा में रचना के नहीं पूछकर अर्थ के आधार पर पूछ लेते हैं, बहुत सरल है, आपको पहले से पता है। और देख लीजिए, अर्थ के आधार पर 8, और इसमें पहला प्रकार है विधिवाचक वाक्य। विधि, वे वाक्य जिनमें किसी बात या काम, कार्य के होने का बोध होता है, विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। कुछ भी नहीं लिखा और नहीं होने का या विस्मय होने का या फिर प्रश्न होने का, कुछ भी नहीं, किसी काम के, किसी का बात के, किसी कार्य के होने का बोध हो, विधि। साधारण, सरल, इसको जैसे श्याम आया, बहुत छोटा सा वाक्य है, लेकिन आपको लगा ना तो मना कर रहा है, ना आश्चर्य कर रहा है, ना और कुछ कर रहा है, तो किस प्रकार का है? विधिवाचक। तुम लोग जा रहे हो, तो भी विधिवाचक। अर्थ के आधार पर देख रहे हैं, कोई अलग अर्थ नहीं निकल रहा, साधारण और सरल अर्थ निकल रहा है, विधि के अनुसार निकल रहा है। इसलिए तुम लोग जा रहे हो, बिल्कुल जा रहे हो, ना प्रश्न पूछा, ना कोई आश्चर्य हुआ, ना और किसी प्रकार से निषेध हुआ, तो इसको कहेंगे विधिवाचक। और यह वाक्य का पहला प्रकार है। दूसरा देखिए, निषेधवाचक वाक्य। निषेधात्मक होते हैं, नकारात्मक होते हैं, और जैसा कि इसका नाम ही है वैसी परिभाषा है। वे वाक्य जिनमें किसी बात या कार्य के न होने का, यह महत्वपूर्ण बात है, न होने का, नहीं होने का, इनकार किए जाने का, एक ही बात है, का बोध होता है, निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसा इसका नाम ही था, नेगेटिव बोलते हैं, नकारात्मक कहते हैं इसको। राम नहीं पढ़ता है, ये लीजिए, नहीं, इसी से पहचान हो गई। आपसे पूछा अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा प्रकार है? राम नहीं पढ़ता। वैसे पूछे रचना के आधार पर तो सरल वाक्य है, और अर्थ के आधार पर पूछे तो नहीं का प्रयोग हुआ, इसे निषेधवाचक हो गया। मैं यह कार्य नहीं करूंगा, ये लीजिए, इसमें भी नहीं है, न भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपको लगे कि नकारात्मकता का बोध हो रहा है, तो वह वाक्य हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य। बहुत सरल है, दोनों प्रकार याद रखेंगे। 8 में से 2 प्रकार हमने देख लिए हैं। पहला है विधि, साधारण, सही होगा, सरल होगा।
ना उसमें नकारात्मक का, ना प्रश्नवाचक का, ना और किसी का बोध होगा। तो विधि निषेध में निषेध का बोध होगा, नहीं इनकार करने का बोध होगा, तो निषेधात्मक होगा। तीसरा प्रकार देखिए, आज्ञावाचक। जैसा इसका नाम है ना, वैसे ही परिभाषा और जैसे ही पहचान है। वाक्य को ध्यान से समझेंगे, अर्थ करने का प्रयास करेंगे, शब्दों में नहीं जा करके, तो आप अपने आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे। वे वाक्य जिनमें किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है, आज्ञावाचक कहते हैं। ये लीजिए, बिल्कुल सरल परिभाषा। आज्ञा का बोध हो तो आज्ञावाचक, निषेध का बोध हो तो निषेधवाचक, ऐसा ही है। और उदाहरण देखिए, शाम पानी लाओ, यहीं बैठकर पढ़ो, यहां आज्ञा दी जा रही है। शाम पानी लाओ, इसका मतलब पानी लेकर आना है, उसे आज्ञा दी गई है, शाम पानी लाओ। श्याम, राम, कुछ भी नाम हो सकता है, पढ़कर के अर्थ करना है, क्योंकि अर्थ के आधार पर ही है। और अर्थ करोगे तो आपको लगेगा कि हां, निश्चित रूप से ऑर्डर मिला है, आज्ञा मिली है उसे। शाम पानी लाओ, यहीं बैठकर पढ़ो, गुरुजी ने कहा यहीं बैठकर पढ़ो। इस वाक्य को और विस्तार दे दे, आप उसके अर्थ की गहराई में जाएं और आपको लगे कि आज्ञा का बोध हो रहा है, तो निश्चित रूप से आज्ञावाचक वाक्य है। तीसरा प्रकार था। 4 नंबर देखिए, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा एक बार देख लोगे चिरस्थायी याद हो जाएगा। विस्मयवाचक, ये लो, इसी शब्द में ही इसका अर्थ, परिभाषा, उदाहरण सब कुछ इसी में आ गया। विस्मयवाचक, वे वाक्य जिनमें किसी प्रकार का विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है, विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। नाम है, वैसी परिभाषा, वैसा ही इसकी विशेषता है। और देखिए उदाहरण देखिए, अरे वह उत्तीर्ण हो गया, आहा कितना सुंदर दृश्य है। पढ़ते ही लगा आश्चर्य हो रहा है, चाहे वो दुख हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो हर्ष हो, चाहे वो विस्मय हो, कुछ भी हो। अरे, हालांकि ये इनके अलग से संबोधन होते हैं, अरे, हे, अरे, ओ आदि, लेकिन ये कई बार नहीं भी होते हैं, तो भी आपको लगेगा कि ये विस्मय की बात हो रही है अर्थ के आधार पर, तो इसको नाम देंगे आप विस्मयवाचक वाक्य। अरे वह उत्तीर्ण हो गया, तो उसको आश्चर्य हुआ कि वो पास हो गया। आहा कितना सुंदर दृश्य है, उसको आश्चर्य हुआ देखते ही कि ये तो बहुत सुंदर दृश्य है, तो विस्मय। आपके सामने विकल्प होंगे, उसमें देख करके आप ये करें या तो कि ये होगा, या ये करें कि ये तो नहीं हो सकता। आपके सामने विकल्प था निषेधवाचक, तो क्या निषेध है? आपको लग रहा है नहीं, और नकारात्मकता का बोध हो रहा, नहीं हो रहा, तो वो नहीं होगा। कौन सा होगा, उसके आधार पर स्थापित करें इसको। नंबर 4 भी पूरा हो गया। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन परीक्षा में कई बार यही बड़ी बन जाती है। नंबर 5, अर्थ के आधार पर हम वाक्य का वर्गीकरण देख रहे हैं। 8 प्रकार हैं, उनमें से 5वां देखिए, संदेहवाचक। संदेह, और नाम ही संदेह है। वे वाक्य जिनमें किसी प्रकार के संदेह, भ्रम का बोध होता है, संदेहवाचक वाक्य है। भाई परिभाषा तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर कभी पूछा जाए कि संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं, तो पूछा गया उसी से आप निकाल करके परिभाषा बना देंगे। लेकिन परीक्षा में परिभाषाएं बहुत कम पूछी जाती हैं, आपको उदाहरण दिए जाएंगे और उदाहरण से उसको अर्थ के आधार पर इसकी पहचान करनी है। और देखिए, वह अब जा चुका होगा, संदेह हो रहा ना, जरूरी नहीं है गया ही, जरूरी नहीं है नहीं गया, तो यहां स्थिति द्वंद्व की है, ना तो यह पता कि गया, ना यह पता कि नहीं गया। तो देखो, वह अब जा चुका होगा, यही है, और यही पहचान कराएगा आपको किसकी, संदेह की। महेश पढ़ा लिखा है या नहीं, ये लीजिए, आप इस नहीं को देख करके निषेध में नहीं जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि शब्दों पर मत जाना, इसीलिए ये दिया जाएगा कि आप ये सोचें कि नहीं का प्रयोग आ गया और थोड़ा सा आगे पढ़ा था आपने, और नहीं तो निषेध होता है। क्या निषेध का बोध हो रहा है? नहीं, यहां तो संदेह का बोध हो रहा है। महेश पढ़ा लिखा है या नहीं, या तो महेश पढ़ा लिखा है या नहीं है, यहां संदेह उत्पन्न हो गया है। जैसे वह राकेश पास हुआ या नहीं, ये लीजिए नहीं का प्रयोग हो गया। तो नहीं यहां अर्थ नकारात्मकता में नहीं, यहां द्वंद्व में और संदेह में अर्थ में आ रहा है, इसलिए यहां इसको कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। क्लियर? आगे देखिए नंबर 6, इच्छावाचक वाक्य। इच्छा, इसी में रहस्य है।
वे वाक्य जिनमें किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता हो उसे इच्छावाचक कहते हैं। और उदाहरण देखिए, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। ऐसी ही तो दुआ मिलती है हमें, यात्रा करने जा रहे हैं, ईश्वर आपकी यात्रा मंगलमय रखें, तो ईश्वर आपकी यात्रा सफल करें। क्या यह संदेह है? नहीं है। क्या यह इच्छावाचक है? बिल्कुल। किसी ने आपके लिए इच्छा की है, कामना की है, आप जीवन में उन्नति करें, ये लीजिए, यह भी इच्छा है। आपका भविष्य उज्जवल हो, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, बड़ा भी कर दिया, तो भी ये कौन सा है? इच्छावाचक। कि इच्छा, कामना आदि को आधार मान करके अर्थ प्रकट करें, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 6 पूरा हो गया। 7 नंबर देखिए, और ये लीजिए 7 और 8, संकेत। संकेतवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनमें किसी प्रकार के संकेत या इशारे का बोध होता हो। ये लीजिए, संकेत का या इशारे का बोध हो तो संकेतवाचक वाक्य कहलाएंगे। और उदाहरण देखिए, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। सफल कौन होगा? शर्त रख दी, संकेत दे दिया है, इशारा कर दिया है कि परिश्रम करेगा वही सफल होगा। तो यहां संकेत किसकी तरफ है? परिश्रम की तरफ है। क्या आपको ये विधि वाक्य लग रहा है? नहीं। क्या ये निषेध लग रहा है? नहीं। क्या ये विस्मय लग रहा है? नहीं। तो फिर ये कौन सा है? ये संकेत है। कौन सफल होगा? सवाल बन रहा है। जो परिश्रम करेगा, उत्तर भी मिल रहा है। यानी कि संकेत परिश्रम की तरफ दिया गया है और संकेत के आधार पर अर्थ की अभिलाषा की गई है। अब अर्थ गुंजित किया गया है तो आप समझ जाएंगे कि यह संकेतवाचक वाक्य है। बहुत अलग सरल परिभाषा है। अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। बिल्कुल, संकेत दे दिया। फसल अच्छी कब होगी? जब वर्षा होगी। यदि वर्षा होगी, अगर, यदि, आदि, वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। वर्षा होने पर ही फसल अच्छी होगी, तो यह उसके लिए संकेत है, शर्त है और उसके लिए एक इशारा है। इसलिए इसको कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। बिल्कुल, बहुत सरल पहचान है। और अंतिम देखिए 8वां, प्रश्नवाचक वाक्य। वही नाम है, वैसी परिभाषा। वे वाक्य जिनमें किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध होता हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। और देखिए, आपका नाम क्या है? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, कई बार नहीं भी लगा है, लेकिन अर्थ क्या कह रहा है कि इसका उत्तर चाहिए। यह हमसे कुछ पूछ रहा है और पूछ रहा का मतलब भी प्रश्नवाचक वाक्य है। सरल है। 8 प्रकार हमने देख लिए। वाक्य की गणित यहां समाप्त हो जाती है। वाक्य का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3, अर्थ के आधार पर 8, और 8 को थोड़ा थोड़ा देख लिया। निश्चित रूप से परीक्षा में सवाल बनेगा, निश्चित रूप से बनने वाला है और उदाहरणों से ही बनेगा और आपसे उसका नाम पूछा जाएगा। मुझे यकीन है इतना पढ़ने, इतना समझने के बाद आप निश्चित रूप से इसे हल करेंगे। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अपनी जांच भी कर लें। टॉपिक पूरा हो रहा है, यह प्रकरण पूरा हो रहा है, वाक्य निर्माण और संरचना। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई बात छूट गई है। आपके परीक्षा उपयोगी सारी बातों को इसमें लाने का हमने प्रयास किया है। और देखिए, कुछ उदाहरणों से हम इसे और भी पुष्ट करते हैं। हालांकि उदाहरण हमारे बहुत ज्यादा चलेंगे। हमारा उद्देश्य है उदाहरणों के माध्यम से किसी बात को समझना और परखना। आप इन उदाहरणों पर भी नहीं जाएं, इन उदाहरणों के माध्यम से उस प्रकरण को समझना है, फिर कभी गलत नहीं करेंगे, चाहे आपसे कुछ भी पूछा जाएगा। और पहला उदाहरण देखिए, लड़के ने अपना दोष मान लिया। और यहां कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है वाक्य का प्रकार। वाक्य का प्रकार, और वो भी रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार 3 है, विकल्प 4 आएंगे। एक तो अलग हट ही जाएगा अपने आप ही, चाहे वो अर्थ के आधार वाला विकल्प दे दें तो आप उसको अलग कर दें, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चे कितने? 3 में से 2 नहीं है, 1 उत्तर आपका। अब देखिए, वाक्य का प्रकार बताइए रचना के आधार पर। यह किस प्रकार का वाक्य है? लड़के ने अपना दोस्त मान लिया।
अब आप देखेंगे वाक्य कितने हैं आपके पास, 3 हैं। कौन कौन से हैं? सरल, मिश्र और संयुक्त हैं। ये लीजिए, सरल, मिश्र, क्रम यही रहेगा, संयुक्त। 3 वाक्य है, 3 में से एक छांटना है। ये कौन सा है? लड़के ने अपना दोस्त मान लिया। लड़का उद्देश्य है, लड़के ने अपना दोस्त मान लिया, विधेय है। एक ही तो उद्देश्य है और एक ही विधेय है और एक ही क्रिया है, मान लेना। तो यहां कौन सा वाक्य होगा? सीधी सी बात है, सरल वाक्य होगा। पहला ही उत्तर है हमारा। मैं आगे लिख देता हूं इसको, सरल। किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य। आपको भी थोड़ा समय दिया जा रहा है विचार करने के लिए। लड़के ने माना कि दोष उसका है। लड़के ने माना कि दोष उसका है। 3 वाक्य हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। बताइए, सरल तो नहीं हो सकता, ऊपर वाले से ही मैंने इसको बदला है। कई बार परीक्षा में ये भी दे देते हैं, सरल वाक्य दे दिया और कह दिया मिश्र वाक्य में बदलिए, या कह दिया संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो इसी का बदला हुआ रूप है। लड़के ने माना कि दोष उसका है। देखिए, लड़के ने माना कि, किससे जोड़ा है? दोष उसका है। किसका दोष है? लड़के का है। इस वाक्य को जानने के लिए, इस उपवाक्य को जानने के लिए ये इस पर आश्रित है, और आश्रित है तो हम कहेंगे मिश्र है। आश्रित का मतलब ही मिश्र है। तो ये किस प्रकार का वाक्य हो गया? मिश्र। अभी थोड़ी देर पहले स्पष्ट कर दिया था। राम मुझसे घर आने को कहता है। ये लीजिए, ये भी साधारण है। राम कहता है, राम, ये क्या है? उद्देश्य है। किससे कह रहा है? मुझसे घर आने के लिए कहता है। एक क्रिया है, एक उद्देश्य, एक विधेयक है, साधारण है। साधारण, सरल वाक्य है, सरल है, सरल वाक्य है। राम मुझसे कहता है कि, यही बात आ गई है। अब इसको तो शीघ्र बता दोगे आप। मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। राम मुझसे कहता है कि, यह पहचान कराएगा। ये वाक्य एक दूसरे से आश्रित हैं। एक प्रधान वाक्य है, उपवाक्य है, और दूसरा आश्रित उपवाक्य है, इसलिए मिश्र वाक्य है। मिश्र, सीधा उत्तर देना है। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं, बिल्कुल सरल है, सरल वाक्य है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, मिश्र वाक्य है। आप अपनी समस्या बताएं। ये लीजिए, एक उद्देश्य, एक विधेयक, एक क्रिया, कौन से की पहचान है? सरल, सरल वाक्य। आप बताएं कि आपकी समस्या क्या है। ये लीजिए, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य है। मुझे पुरस्कार मिलने की आशा है, सरल है। और आगे देखिए, आशा है कि मुझे पुरस्कार मिले, मिश्र वाक्य है। यानी कि एक सरल है, दूसरा मिश्र वाक्य है। उसी सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदला गया है। आप इससे अपना अभ्यास कर सकते हैं, किस प्रकार से सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदल देंगे। याद रहे, बदलते समय अर्थ नहीं बदलना चाहिए। शब्द बदल जाएं, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। देख लीजिए, अर्थ नहीं बदला, लड़के ने अपना दोस्त मान लिया। हम समझ पा रहे हैं, एक बात है ये कि लड़का अपना दोस्त मान चुका है। दूसरे में देखिए, मिश्र बनाया इसी का, लड़के ने माना कि दोस्त उसका है। ये भी कोई सुनेगा और ये भी बात किसी को कहेंगे, भाव तो वही आएगा जो पहली वाली का आ रहा था। इसी का भाव आ जाएगा, इसी का भाव आ जाएगा, अर्थ नहीं बदलेगा। इसी नियम से हम कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदल देंगे। और उदाहरण देखिए, कुछ उदाहरण और है। और देखिए, पैसा साध्य न होकर साधन है। पैसा साध्य न होकर साधन है। कौन? पैसा उद्देश्य है, साध्य न होकर साध्य है। नकारात्मक है लेकिन विधेय है, एक ही है। विधेय तो एक ही है, एक ही विधेय, उद्देश्य भी एक ही है। ये लीजिए, उद्देश्य। तो किस प्रकार का? ये तो सरल वाक्य हो गया। बिल्कुल कहीं भ्रमित नहीं होना है, बिल्कुल सरल वाक्य है। पैसा साध्य नहीं है किंतु साधन है। अब बताइए इसका, इसी को बदला है।
तो ये सरल वाक्य तो नहीं है। इसका मतलब पैसा साधन नहीं है, साधन है, और किंतु से जोड़ा है। 2-3 पहचान हो गई है। मुझे नहीं लगता कि अब भी हम भ्रमित हो जाएंगे। एक तो ये किंतु ही पहचान है, अपने आप में पर्याप्त है। दूसरा, वाक्य पूरा है, पैसा साध्य नहीं है, एक बात हो गई। साधन है, साधन है, बस इतना ही। हो सकता है कि आप इस बात को समझे नहीं हो और समझ में नहीं आए, पूरी बात समझ में नहीं आए, लेकिन फिर भी क्या इसमें आना पड़ता है क्या? इसको जानने के लिए नहीं आना पड़ता। इसलिए ये कहेंगे संयुक्त। ये किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे, एक पहचान दूसरी पहचान, तो आप पहचान कर लोगे। संयुक्त वाक्य है। अपने गुणों के कारण उसका सब जगह आदर सत्कार होता है। ये लीजिए, बड़ा तो बहुत है, लेकिन बात तो एक ही है, सरल ही कहलाएगा, सरल वाक्य है। अपने गुणों के कारण उसका सब जगह सम्मान होता है। तो नहीं है, एक ही है, एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है, इसलिए इसको सरल वाक्य कहेंगे। उसमें गुण थे, एक वाक्य हो गया नंबर 1। उसका सब जगह आदर सत्कार होता था, इसलिए इससे जोड़ा गया, ये दूसरा वाक्य है। यानी कि एक पूरा वाक्य दूसरा वाक्य और समाधिकरण से जोड़ दिया गया है, इसलिए संयुक्त वाक्य हो गया। अब इसे हम कहेंगे संयुक्त वाक्य, इसी को बदला गया है। दोनों में से कोई काम पूरा नहीं हुआ, सरल वाक्य है, बिल्कुल सरल है, एक ही अर्थ निकल रहा है। न एक काम पूरा हुआ न दूसरा, 2 वाक्य हैं, समाधिकरण का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन 2 वाक्य अलग अलग हैं। एक काम पूरा हुआ न दूसरा हुआ, तो ये 2 वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए इनको कहेंगे संयुक्त वाक्य। जुड़ जाते हैं और स्वतंत्र हैं, यह सबसे बड़ी बात है, स्वतंत्र है, इसीलिए इसको संयुक्त कहते हैं। संयुक्त का पर्याय आप स्वतंत्र मान ले, जबकि मिस्र में नहीं था, आश्रित था। आगे देखिए, पंगु होने के कारण वह घोड़े पर नहीं चढ़ सकता, बिल्कुल सरल वाक्य है। वह पंगु है इसलिए घोड़े पर नहीं चढ़ सकता, इसलिए का प्रयोग कर दिया। एक वाक्य यह हो गया, दूसरा वाक्य यह हो गया। अब इसको हम कहेंगे संयुक्त वाक्य। स्वतंत्र है, 2 उपवाक्य हैं, प्रधान उपवाक्य हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य है। आगे देखिए, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, सरल है, नाम ही सरल है, वाक्य का प्रकार है सरल। और आगे देखिए अंत में, परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो, ये तो अलग से पहचान है। और का प्रयोग हुआ है, एक प्रधान उपवाक्य यह है, दूसरा प्रधान उपवाक्य यह है, दोनों को समाधिकरण और समुच्चय बोधक से जोड़ दिया गया है, और इसलिए इसको कहेंगे हम संयुक्त वाक्य। क्लियर? और देखिए, आज की इस कक्षा में हमने अनेक उदाहरणों से यह जानने का प्रयास किया है कि परीक्षा में कैसे उदाहरण आएंगे और आपको किस प्रकार से उनको सही करना है। विकल्प आएंगे, 4 विकल्प, उनमें से एक की पहचान आप कैसे करेंगे, इनके बारे में सामान्य जानकारी जरूर रखें। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ये नहीं जाने निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं, ये पहचान रखें और एक एक उदाहरण से जान लें, परख लें और समझने का प्रयास करें कि किस वाक्य में क्या होता है और उसका नामकरण क्या है। ये लीजिए, समाप्त। आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। हमने क्या देखा? वाक्य का निर्माण और संरचना 2 कक्षाओं में पूर्ण कर लिया है। आगे वाली कक्षा में व्याकरण का ही एक दूसरा नया बिंदु प्रकरण लेकर फिर आएंगे, उसे अच्छी तरह जानेंगे और उसको भी हम हल करेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।